नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र ज्ञान सेतु में। दोस्तों, अगर आप सच में वर्दी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सिलेबस भी देखा होगा और आपको यह पता भी होगा जो हमारे भारत का भूगोल टॉपिक है वह आपकी परीक्षा के लिए यानी कि यूपी होम गार्ड परीक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पर स्किप हो गया तो वो हो सकता है बिल्कुल एज इट इज आपके पेपर में छप के आ जाए और आपने यहां पर उसको स्किप कर दिया हो। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखिएगा और अपने आंसर्स को कमेंट भी आप कर सकते हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और अपने नाम के साथ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो निम्नलिखित में से किस घटना का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा? बताइए। जो हमारी पृथ्वी है अपनी धुरी पर अगर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, आपसे पूछ रहा है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दिन रात का होना। दोस्तों, किस पर प्रभाव पड़ेगा? तो दिन रात के होने पर प्रभाव पड़ जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी जो है जो हमारी पृथ्वी है, यह सूर्य की दिशा में जो हिस्सा होता है पृथ्वी का, उधर दिन होता है और उसके पीछे का हिस्सा जो है वहां पर रात होती है। अगर ये अपनी धुरी पर घूमना बंद कर देगी तो एक हिस्सा सूर्य की तरफ ही रह जाएगा और एक हिस्सा जो है इधर सूर्य के अपोजिट हो जाएगा। इसका होगा इससे क्या, ये वाला हिस्सा बहुत गर्म हो जाएगा और ये वाला हिस्सा जो है यह बहुत ही ठंडा हो जाएगा। तो और इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? दिन रात का होना, यानी कि इधर दिन ही दिन रहेगा और इधर रात ही रात होगी। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? दिन रात का होना पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है और इससे प्रश्न घुमा कर भी पूछा जा सकता है। अगर आपको यह डिटेल पता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छे से उसका आंसर लगा कर आएंगे। हो सकता है यह प्रश्न इस तरीके से ना हो, किसी और तरीके से आए तो आप अच्छे से कर पाओ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, सौर मंडल में लाल ग्रह कहलाने वाले ग्रह की सतह का रंग मुख्यतः किस तत्व की अधिकता के कारण है? बताइए। लाल ग्रह, सबसे पहले आप बता दीजिए लाल ग्रह किसे कहा जाता है, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है वो आप बता दीजिए। दूसरा, वह ग्रह उसकी जो रंग है वो लाल क्यों है, उसकी जो कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी अधिकता के कारण वह लाल दिखता है, बताइए। दोस्तों, सबसे पहले लाल ग्रह जो है वह मंगल को कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और यह उस पे लौह ऑक्साइड, यानी कि अगर मैं बोलूं आयरन ऑक्साइड, दोस्तों आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण वह लाल दिखता है। अभी भी आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि आयरन ऑक्साइड क्या होता है। दोस्तों, अगर मैं यही जगह पर बोल दूं जंग, अब आप समझ पा रहे होंगे कि वो लाल क्यों दिखता है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा अपने घरों में कोई भी लोहे का सामान मिट्टी में पड़ा रहता है, ज्यादा दिन बाद तक तो उसमें जंग लग जाती है और जंग वो जो है वो किस प्रकार की होती है, कौन से कलर की होती है? तो लाल कलर की होती है। सेम वही फॉर्मूला यहां पर है, जो लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह है वहां पर आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग की मात्रा जो है वह अधिकता है, इसके कारण वह लाल दिखाई देता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 3, सूर्य ग्रहण की घटना कब घटित होती है? बताइए। सूर्य ग्रहण की घटना जो है वह कब घटित होती है, आपसे पूछ रहा है, बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग इसके नोट्स और पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ और नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है शिवेंद्र ज्ञान सेतु। दोस्तों, अगर आपको ऐसे सर्च करने पे ना मिले तो आपको उसका लिंक यहाँ इस चैनल के बायो में मिल जाएगा और मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वहां से आप पीडीएफ और उसके नोट्स ले सकते हैं फ्री में और पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। तो बताइए, सूर्य ग्रहण की घटना जो है वह कब घटित होती है? तो जब सूर्य ग्रहण की घटना है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो। क्या होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? मान लीजिए ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, सूर्य और पृथ्वी। अब क्या होगा, जो चंद्रमा है बीच में आ जाएगा
ये चंद्रमा है। ये जब बीच में आ जाता है तब सूर्य की जो छाया है, सूर्य का प्रकाश है, हमारे पृथ्वी तक सही से नहीं पड़ पाता है। इसके लिए जो हमारा सूर्य ग्रहण होता है यह होता है। और यह घटना जो है अगर पूछ ले कब होती है, सूर्य ग्रहण होता कब है, तो दोस्तों अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है, अमावस्या के दिन होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, बताइए। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पृथ्वी की धुरी का झुकाव। दोस्तों पृथ्वी जो है वो सीधी नहीं है, पृथ्वी जो है वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपनी धुरी पर झुकी हुई है इस तरीके से। इसलिए यहां पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, मौसम में परिवर्तन होते हैं। दोस्तों सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते करते ये जो पृथ्वी है ऐसे सूर्य के चारों तरफ ऐसे परिक्रमा करती है, ये बीच में सूर्य है और चारों तरफ परिक्रमा करती है, और इस झुकाव के कारण इसकी जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य का प्रकाश जो है वह सीधा नहीं पड़ता है इस पर। यहां पर जब ये झुकी हुई है तो जो प्रकाश है वो ऐसे आएगा, ऐसे टिल हो जाएगा, यहां पर ऐसे आ जाएगा, तो यहां पर ये जो प्रकाश है वो सीधा नहीं पड़ता है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होती है। जहां पर सीधा पड़ेगा वहां गर्मी अधिक होगी, जहां पर प्रकाश का जो प्रकाश है सूर्य का वो सीधा नहीं पड़ेगा, वो ऐसे क्रॉस होकर जाएगा, यानी कि टच होता हुआ निकलेगा, वहां पर अधिक ठंडी होगी या कम ठंडी होगी। तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले इसमें क्या है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है, अगर ऐसे प्रश्न पूछ ले तो 23.5 डिग्री। और कभी अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होते हैं, तो पृथ्वी की धुरी का झुकाव, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है इसलिए ऋतु परिवर्तन होते हैं, मौसम परिवर्तन होते हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिक्रमा अवधि सर्वाधिक है, बताइए। किस ग्रह की परिक्रमा अवधि जो है वह सर्वाधिक है, आपसे पूछ रहा है, बताइए। दोस्तों सर्वाधिक यानी कि वरुण, नेपच्यून जिसे हम लोग बोलते हैं वरुण, सौरमंडल में जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसकी परिक्रमा अवधि यानी कि परिक्रमा का समय उतना ही ज्यादा होगा। दोस्तों कहा जाता है वरुण की जो परिक्रमा यानी कि सूर्य का एक चक्कर वरुण जो है वह 165 साल में लगाता है। अपने पृथ्वी पर 165 साल जितने टाइम में होते हैं उतना टाइम ले लेता है ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अगर आपसे पूछ ले बृहस्पति कितने दिन में चक्कर लगाता है, तो ये 12 वर्ष में लगाता है। सूर्य का एक चक्कर 12 वर्ष में लगाता है। और जो हमारा ये शनि है, शनि कितने टाइम में लगाता है दोस्तों, शनि जो है शनि कितने टाइम में लगाता है, तो यह लगाता है 29.5 वर्ष में, 29.5 वर्ष। बृहस्पति 12 वर्ष। वरुण जो है सबसे दूर है हमारा ग्रह, इसलिए इसको 165 साल लगते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं पृथ्वी एक चक्कर कितना लगाती है, ये आप इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए। सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी जो है कितने समय में लगाती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है पेपर में। ओजोन परत जो है वह मुख्यतः किस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, समताप मंडल। कहां पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और दोस्तों ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो यूवी पराबैंगनी किरणें होती हैं, यूवी जिसे हम पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, उनसे पृथ्वी को बचाती है। और ये जो कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं जो यूवी किरणों से, कैंसर जिस त्वचा का कैंसर हो जाता है यूवी किरणों से, उनसे जो है ये हमारी जो ओजोन परत है यह बचाती है। और ये ओजोन परत होती कहां पर है, तो ये होती है समताप मंडल में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर आपसे कभी पूछ ले इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि हमारी धरती से, हमारी धरा से, पृथ्वी से इसकी ऊंचाई लगभग कितने किलोमीटर है, तो यह है 15 से 35 किलोमीटर की दूरी है यहां की। और इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये, याद रखिएगा। चलिए
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। जेट स्ट्रीम का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है बताइए। जो जेट स्ट्रीम है दोस्तों, जेट स्ट्रीम क्या होती है पहले ये जान लीजिए। जेट स्ट्रीम वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में चलने वाली तेज हवाएं होती हैं, उनको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। तो इनका सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। समुद्री ज्वार पर पड़ता है, मानसून पर पड़ता है, भूकंप पर या ज्वालामुखी। दोस्तों ना ही समुद्री ज्वार पर, ना ही भूकंप पर और ना ही ज्वालामुखी, क्योंकि हवाएं हैं और वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में चलती हैं। तो इनका जो है फर्क जो मानसून पर पड़ता है, इसका प्रभाव जो है वह मानसून पर पड़ता है। और भारत में तिब्बती जेट स्ट्रीम जो है वह ग्रीष्मकालीन मानसून को सक्रिय करने और वर्षा लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी? तिब्बती जेट स्ट्रीम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है। ऐसे प्रश्न आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। तापमान व्युत्क्रमण यानी कि टेम्परेचर इन्वर्शन की स्थिति में क्या होता है बताइए। दोस्तों आपने हमेशा सुना होगा कि जितनी ही ऊंचाई हम लोग ऊपर जाएंगे उतना ही क्या जो तापमान है वो घटेगा, लेकिन इन्वर्जन की स्थिति जब होती है, ये इन्वर्जन की स्थिति जब होती है तब क्या होता है, तो तब होता है ठंडी हवा जो है वह नीचे दब जाती है और गर्म हवा जो है वह ऊपर हो जाती है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसके कारण अक्सर सर्दियों की सुबह गहरा कोहरा दिखाई देता है, क्योंकि प्रदूषण तत्व ऊपर नहीं जा पाते हैं, वो नीचे दब जाते हैं। इसकी वजह से जो कोहरा होता है इसी के कारण होता है, इन्वर्जन के कारण, तापमान व्युत्क्रमण के कारण होता है। याद रखिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऊंचाई पर ताप बढ़ता है, सतह पर ताप बढ़ता है, वर्षा बढ़ती है या हवा रुक जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा, हमने क्या बताया, जो ठंडी हवा है, इन्वर्जन के दौरान क्या होता है, जो ठंडी हवा है वह नीचे दब जाती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऊंचाई पर ताप बढ़ता है और नीचे जितना होगा उतना ताप घटता जाता है। याद रखिएगा, कोहरा जो है इसी का कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है बताइए। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा होता है। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग हवा भराते हैं टायर में, तो उसमें क्या होता है, वो एक मशीन से वो चेक करता है कितनी हवा है। तो क्या उसे ही बैरोमीटर कहते हैं? कमेंट करके बताइए जरा, क्या उसे ही बैरोमीटर कहा जाता है? तो दोस्तों उसको बैरोमीटर तो दोस्तों उसको बैरोमीटर नहीं कहा जाता है, वो होता है मैनोमीटर। और ये जो वायु मापने का यंत्र है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। और बैरोमीटर होता क्या है, ये वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र होता है। जो हवा में, ये वायुमंडल में हवा है उसके बाहरी दबाव को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। और इसी बैरोमीटर से ये जो मौसमों का जो पहले अनुमान लगा लेते हैं ना वैज्ञानिक, वो किससे लगाते हैं, बैरोमीटर से। ये हवा के दबाव से, हवा के दबाव को माप लेते हैं, उसी से इनको पता चल जाता है कि हाँ अब मौसम कैसा होने वाला है, या मौसम का जो परिवर्तन है वो कैसा होगा। तो जो टायर में हवा नापते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। और कई जगह पर उसको टायर प्रेशर गैस भी बोलते हैं। लेकिन जो वायुमंडलीय दाब है वो किससे मापी जाती है, बैरोमीटर से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। थर्मामीटर तो आपको पता ही है, बुखार नापने के लिए होता है। और एनीमोमीटर क्या होता है, इसका जरा आप आंसर कमेंट में बताइए। एनीमोमीटर क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको यह पता होगा कि एनीमोमीटर क्या होता है, यह किस चीज के लिए नापा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। पृथ्वी की सतह के सबसे निकट स्थित वायुमंडलीय परत कौन सी है बताइए। पृथ्वी की सतह के सबसे निकट स्थित वायुमंडलीय परत कौन सी है बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। दोस्तों आप सबको पता होगा जो सबसे निचली परत है वहां क्षोभ मंडल है, यह है क्षोभ मंडल। और इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो लगभग 18 किलोमीटर, इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तक है। और ये जो मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन होते हैं, जितने भी मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं वो यहीं पर होती हैं, क्षोभ मंडल में। कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। बारिश, पानी, हवा, धूल, ये सब कहां पर होती हैं, ये होती हैं वायुमंडल के
क्षोभ मंडल परत में। कहां पर होती हैं? क्षोभ मंडल परत में। और इसकी लंबाई जो है वो 18 किलोमीटर तक है। इसी में सब बादल बनना, तूफान, वर्षा सब कहां होती हैं? इसी में। याद रखिएगा 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? बताइए। जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसका निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाने वाली कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। और इसका जो निर्माण है वह मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? तो निक्षेपण से होता है। अब दोस्तों निक्षेपण शब्द से तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। क्या होता है? जमाव। जब क्या होता है, नदियां, आपने देखा होगा जब नदियां अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर और बहुत महीन कणों को अपने साथ लाती है और जहां जमा देती है, जहां छोड़ के चली जाती है, वहीं पर वो जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी में बहुत हल्के हल्के कण, कंकड़ पत्थर और महीन कणों का जो जमा होता है वही जलोढ़ मिट्टी बनने का कारण होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। और ये भारत की, और मैं बता दूं, ये जलोढ़ मिट्टी जो है यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और विशेष रूप से उत्तर भारत के मैदान में, मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये ऊपर का हिस्सा जितना है यहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। हिमालय से नीचे का हिस्सा, मैदानी इलाका, यहां पर जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है और इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? बताइए। मैंने आपको ये बताया है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको बताया भी है। काली मिट्टी जो है वह किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो वह मानी जाती है कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए मानी जाती है। और दोस्तों काली मिट्टी के और भी दो नाम हैं, एक रेगुर, इसको रेगुर भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल, इसको दो नामों से और भी जाना जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल और रेगुर मिट्टी भी इसको बोलते हैं स्थानीय भाषा में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए, और ये कपास के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की जलवायु में होता है? बताइए। जो लेटेराइट है उस मिट्टी का निर्माण, यानी कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की जलवायु में होता है? तो दोस्तों पहले आप ये जान लीजिए लेटेराइट मिट्टी ये बनती कैसे है। जब अत्यधिक वर्षा होती है, जब अत्यधिक वर्षायुक्त यानी कि अत्यधिक यानी कि भारी वर्षा जब होती है, तो होता क्या है, भारी वर्षा होने से जो मिट्टी है इस पे जो खनिज यानी कि पोषक तत्व होते हैं ये बह जाते हैं। और इस बहाव को पहले आप जान लीजिए लीचिंग बोलते हैं। इस भाव को लीचिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। और जब ये बह जाते हैं तो ये जमीन जो है, एक हम लोगों ने अपनी गांव की जो ग्रामीण भाषा में सुना होगा बंजर भूमि, क्या बोलते हैं उसको? बंजर भूमि। तो वहां पोषक तत्व तो नहीं होते हैं, वो बहकर चले जाते हैं। तो जो बंजर भूमि होती है उसी को हम लोग लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं। और याद रखिएगा, इस लेटेराइट मिट्टी से ही ईंट बनाने का काम होता है। ये जो ईंटें होती हैं, ईंटें कैसे बनती हैं? लेटेराइट मिट्टी से ही, या सर्वाधिक मिट्टी से ही बनाई जाती हैं हमारी ईंटें। याद रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी। और ये होती कैसे है? अत्यधिक वर्षा से ये बन जाती है। इसके जो बहाव में, पानी के बहाव में इसके जो खनिज पदार्थ होते हैं वो बह जाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, लेटेराइट मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14। मिट्टी के अपर्दन का प्रमुख कारण क्या है? बताइए। मिट्टी के अपर्दन का प्रमुख कारण। दोस्तों अपर्दन का मतलब क्या होता है? अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जहां पर ये हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, और उपजाऊ मिट्टी जो होती है ऊपर की, वो क्या होती है? बहकर चली जाती है। तो इससे ये बहती कब? अब ये पूछ रहा है अपर्दन यानी कि ये जो बहाव है ये कब हो जाता है? तो दोस्तों ये हो जाता है जब वनों की कटाई होती है। दोस्तों ये जो मिट्टी है, क्या होता है कि ये वन जो होते हैं, पेड़ होते हैं, ये मिट्टी को बांध कर रखते हैं, इनकी जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। लेकिन जब ये पेड़ काट दिए जाएंगे तब होगा क्या, ये मिट्टी जो है ऊपर की अत्यधिक वर्षा होगी या कुछ होगा तो क्या होगी, ये बहकर चली जाएगी। तो जो अपर्दन होगा यानी कि बहाव, ये जो बहाव है इसी को अपर्दन बोलते हैं। और अब इसका कारण जो है, मिट्टी के अपर्दन का प्रमुख कारण क्या होगा? वनों की कटाई। हम मान सकते हैं कि वनों की कटाई होगी तो मिट्टी का अपर्दन होगा ही होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है।
चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15, दोमट मिट्टी किस कारण से कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है? बताइए, दोमट मिट्टी जो है वह किस कारण से कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो वह मानी जाती है संतुलित कण संरचना से। दोस्तों दोमट मिट्टी जो है वह मिश्रण होती है बालू का, गाद का और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होती है, और इसकी जो कण संरचना है वह ऐसी होती है कि न केवल नमी रोकती है यह मिट्टी, बल्कि अच्छी तरीके से जल निकासी और हवा का संचार भी प्रदान करती है, जो इसे कृषि के लिए सर्वोच्च बनाता है। इसीलिए इसे कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है यह मिट्टी, दोमट मिट्टी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16, गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? बताइए, हिमनद मतलब ग्लेशियर, किस ग्लेशियर से होता है, किस हिमनद से होता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यहीं से 4-5 प्रश्न बनते हैं। पहला, गंगा नदी का जो गंगा नदी की लंबाई है वो कितनी है? तो वो है 2525 किलोमीटर। भारत में सबसे लंबी बहने वाले, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नदी कौन सी है? भारत के अंदर गंगा नदी। तो एक ये दूसरा प्रश्न। तीसरा तो यही है कि हिमनद कौन से हिमनद से निकलती है? तो गंगोत्री। कौन सा हिमनद, कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर। दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर कहां पर है? तो यह है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। कहां? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। और दोस्तों जब ये निकलती है, उद्गम स्थल जहां से होता है वहां से ये कहलाती है भागीरथी। जब निकलती है वहां से किस नाम से जाना जाता है? इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद, देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने के बाद इसका नाम जो है वह गंगा पड़ता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे कई तरीके के प्रश्न बनते हैं। याद रखिएगा, गंगा नदी का उद्गम कहां से है? हिमनद से। कौन सा हिमनद? गंगोत्री हिमनद। कितनी लंबाई इसकी है? तो 2525 किलोमीटर। कहां से? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। शुरुआत से जब ये निकलती है तो इसको क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं। उसके बाद जब ये अलकनंदा जो नदी है वहां से मिलने के, देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17, डेल्टा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? दोस्तों बताइए, डेल्टा का निर्माण जो है वह किस प्रक्रिया से होता है? तो वह होता है निक्षेपण से। दोस्तों अब आपको बताना ना पड़े कि निक्षेपण क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि निक्षेपण का मतलब क्या होता है। तो निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। याद रखिएगा, निक्षेपण शब्द का मतलब होता है जमाव। और होता क्या है, जब नदियां अपने साथ कोई कण वड़ लाती हैं, कण, धूल मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी सब लाती हैं, तो ये जब समुद्र से मिलने के टाइम इसका जो वेग है, यानी कि इसकी जो चाल, वो धीरे हो जाती है। तो धीरे होने से क्या होता है, जो यहाँ पर जो है वो अपने साथ जो लाई हुई मिट्टी, कण और जो कुछ है वो क्या यहीं पर छोड़ देती है। जब शुरुआत में तेज बहती है तो सारे उसके साथ बहते रहते हैं, उसके साथ जो कण है वो बहते रहते हैं। लेकिन यहां पर जो वो धीमा हो जाती है, यहां मिलने के बाद, समुद्र से मिलने से पहले यहां जब उसका वेग धीमे हो जाता है तो यहां पर क्या होता है, वो अपने साथ लाई हुई चीजें यहीं पर छोड़ देती है और यहीं पर ये डेल्टा का निर्माण होता है। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? कितनी बार मैंने आपको बताया है? तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। और बता दिया मैंने, डेल्टा का निर्माण जो है किस प्रक्रिया से होता है? निक्षेपण यानी कि जमाव से होता है। तो यहां पर वो सारे कण जो है जम जाते हैं यहां पर, इसीलिए वो डेल्टा का निर्माण करते हैं। और ये समुद्र से मिलने से पहले की प्रक्रिया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18, नदी के मोड़ को क्या कहा जाता है? बताइए, नदी के जो मोड़ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, नदी के मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्प। दोस्तों ये नदी के मोड़ बनते कब हैं? जो नदियां हैं वो अगर कहीं ढलान वाले इलाके में बहेंगी तो वो सीधे बह जाएंगी। लेकिन नदियां जब मैदानी इलाके में बहती हैं, मैदानी का मतलब सपाट इलाका होगा, तो वो क्या करती हैं, सीधे बहने की बजाय ऐसे टेढ़े मेढ़े कट बनाती हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, जो नदियां ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाती हैं, जो ये कट बनाती हैं, इसी को बोलते हैं विसर्प। ये जो घुमावदार मोड़ बनाती हैं यहां पर, इसको ही क्या बोलते हैं? विसर्प बोलते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
दोस्तों सुनने में तो बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, ये सिर्फ मोड़ को विसर्प बनाती है, विसर्प नाम दिया गया है। और ये नदी जो है मैदानी इलाके में बहती है, इसलिए जो घुमावदार मोड़ लेती हैं, सीधे नहीं बह पाती, इनकी धारा जो है उतनी तेज नहीं होती है, इनकी जो चाल होती है वो इतनी तेज नहीं होती है मैदानी इलाके में होने के कारण। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19, प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः किस प्रकार की होती हैं? बताइए, प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं सामान्यतः किस प्रकार की होती हैं? प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः किस प्रकार की होती हैं? बताइए, प्रायद्वीपीय नदियां दोस्तों, एक होता है प्रायद्वीपीय नदियां, और एक होता है जो हमारी हिमालयी नदियां हैं। दोस्तों इनमें दोनों में अंतर क्या है? दोस्तों प्रायद्वीप, इसका मतलब मैंने आपको बताया था अपने पहले टॉपिक में कि जो प्रायद्वीप होता है वो क्या होता है, तीनों तरफ से, 1 2 3 तीनों तरफ से घिरा हुआ, यानी कि तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हिस्सा और एक तरफ से जमीन से घिरा हुआ हिस्सा, ये तीनों तरफ से घिरे हुए हिस्से को और एक तरफ से घिरे हुए हिस्से को, इसको ही बोलते हैं प्रायद्वीपीय। और जो हिमालयी, दोस्तों इसकी बात बाद में करेंगे, प्रायद्वीपीय से बोलते हैं। अब क्या है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रायद्वीपीय नदियां, यानी कि ये ऐसा हिस्सा कहां पर है, तो ऐसा हिस्सा है अपने दक्षिण भारत में, ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ से मुख्य जमीन से घिरा हुआ है। तो यह सामान्यतः किस प्रकार की होती हैं आपसे पूछ रहा है। दोस्तों क्या होता है, जब ऐसा इलाका होगा प्रायद्वीपीय, वहां पर क्या होगा, गर्मियों के टाइम में जो समुद्र का स्तर है वह नीचे हो जाएगा और सर्दियों के टाइम ऊपर हो जाएगा। तो जब ये, पहली बात तो ये कि यहाँ की जो नदियां होंगी ये पूरा निर्भर होंगी बारिश पर, पूरी तरीके से बारिश पर निर्भर होंगी। यहां कोई भी ग्लेशियर नहीं है जो पिघलकर 12 मासी, यानी कि 12 महीने जो है नदियां भरता रहेगा और बहाता रहेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि वर्षा पर यह निर्भर है, जब वर्षा होगी तभी नदियों में पानी होगा, वरना वो सूखी रहेंगी। दूसरी जगह, अगर इसकी जगह हिमालयी बात करें तो हिमालयी नदियों में क्या होता है, वर्षा होगी उसके साथ तो बहेंगी ही बहेंगी, नहीं भी वर्षा हो रही है तो हमारे हिमनद हैं, ग्लेशियर हैं, उनसे भी पानी बह रहा है। तो ये 12 मासी, 24 घंटे 12 मासी बहती रहती हैं नदियां। यहां सूखने का जो है चांस जो है, सूखने के चांस जो है वो बहुत ही कम होते हैं और ये नदियां जो हैं सूख भी जाती हैं और वर्षा पर निर्भर होती हैं। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः किस प्रकार की होती हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं ये मौसमी नदियां होती हैं। मौसमी का मतलब अगर मौसम होगा तभी ये, जैसे बारिश का मौसम है तभी ये बहेंगी, नदियों में पानी होगा, अगर मौसम नहीं है तो इसमें पानी नहीं होगा। 12 मासी तो मैंने अभी आपको बता दिया, ये हिमालयी 12 मासी क्या है, ये 24 घंटे बारिश नहीं भी है तो हिमालय के ग्लेशियर से पानी बह रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, जलप्रपात का निर्माण मुख्यतः किस कारण से होता है? बताइए, जो जलप्रपात है इसका निर्माण जो है वह मुख्यतः किस कारण से होता है? दोस्तों थोड़ा सा फास्ट देखने की कोशिश करेंगे, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। बताइए, जलप्रपात का निर्माण जो है वह मुख्यतः किस कारण से होता है? दोस्तों जलप्रपात का निर्माण जो है वो कठोर एवं मुलायम चट्टानों के अंतर में होता है। जलप्रपात का निर्माण जो है दोस्तों, जब नदी है, नदी के मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टानें आती हैं, तो क्या होता है, नदी का पानी मुलायम चट्टानों को जल्दी काट देता है और जो कठोर चट्टानें होती हैं उनको नहीं काट पाता है, जिसकी वजह से ये जलप्रपात सबसे पहले आप बता दीजिए, जलप्रपात अगर मैं बोल दूं झरना, अब आपको समझ में आ रहा है झरना क्या होता है? बस जलप्रपात का मतलब होता है झरना। झरने का निर्माण किस प्रक्रिया के कारण से होता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो कठोर और मुलायम चट्टानों के अंतर से होता है। मुलायम चट्टानों को काट देता है, कठोर चट्टानों को काट नहीं पाता, इसलिए वो झरने का निर्माण होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21,
हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बताइए, जो हिमालय है वह किस प्रकार का पर्वत है? तो वह है मोड़दार पर्वत। कैसा है? मोड़दार पर्वत है। क्योंकि जो हमारी हिमालय का निर्माण जो है, अगर मैं बात करूं टेक्टोनिक प्लेट जो होती हैं, एक पहली भारतीय और दूसरी यूरेशियाई प्लेट, इन दोनों के आपस में टकराने से ही ये हिमालय का निर्माण हुआ है। और आपस में टकराने के दबाव के कारण पृथ्वी की परतें जो हैं वो जो है मोड़दार, उसमें जो है मोड़ पड़ गए। उसी मोड़ से ये जो उभरा हुआ हिस्सा है यही है हमारा हिमालय। और दूसरा, ये सबसे नवीन हिमालय यानी कि नवीन वली पर्वत भी कहा जाता है जो हिमालय है, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22। अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है? बताइए, जो अरावली पर्वतमाला है वह किस प्रकार की पर्वतमाला है? तो वह है प्राचीन। दोस्तों, जो अरावली पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में से एक है। वर्तमान में अत्यधिक अपरदन जो इरोशन होता है के कारण यह काफी घिस चुकी है, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत का जो है भी कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वत का नाम भी दिया गया है और इसे अपशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। सबसे पुरानी, और ये है कहां से? तो दोस्तों, ये दक्षिण भारत से दक्षिण पश्चिम से निकलकर उत्तर पूर्व की तरफ जाती हैं और इनकी लंबाई जो है 600 से 700 किलोमीटर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23। ब्लॉक पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? बताइए, जो हमारे ब्लॉक पर्वत होते हैं उनका निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो भ्रंशन से होता है। काहे से होता है? भ्रंशन। और एक तरफ भ्रंश घाटी होती है, जो नीचे धंसा हुआ हिस्सा होता है उसे भ्रंश घाटी बोलते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24। पठार को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, जो पठार हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है उच्च समतल भूमि। जो पठार होते हैं दोस्तों, पर्वत और पठार में अंतर क्या है? दोस्तों, ये जो नोक वाला हिस्सा है, जो नोक वाली पर्वत होते हैं इनको पर्वत बोलते हैं। और ये जो इनके ऊपर का हिस्सा होता है ये समतल होता है ना, तो इनको बोलते हैं पठार। याद रखिएगा, नोक वाला जो ये हिस्सा होता है, नोक वाले पर्वत, इनको पर्वत बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर ऊपर का हिस्सा समतल होता है और ऐसे उठे हुए होते हैं, इनको बोलते हैं पठार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा है? बताइए, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा है? बताइए दोस्तों, माउंट फुजियामा है। माउंट फुजियामा है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण। और यह है कहां? तो जापान में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आया है, इसलिए आपको यहां देखने को मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताइए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वह कहां पाए जाते हैं? तो जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं वो पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो है वह किस दिशा में होता है? तो एक दिशाीय होता है। वो ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशाीय होता है। मैंने आपको बताया भी है। अगर आपने इसको नहीं पता है, आप वो वाला वीडियो जब देखेंगे भारत का भूगोल वाला दूसरा, उसमें आपको पता चलेगा कि एक दिशाीय क्यों होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस के कारण बढ़ता है? बताइए, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वह मुख्यतः किस गैस के कारण बढ़ता है? तो दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वह मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से, गैस के कारण से बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29। भारत में एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? भारत में एशियाई शेर जो हैं वह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं भारत के एशियाई शेर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30। जैव विविधता का ह्रास मुख्यतः किस कारण से होता है? बताइए, जो जैव विविधता यानी कि वनों की कटाई जो है यह जैव विविधता का ह्रास का मुख्य कारण है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 31। मानसून पवनों की दिशा वर्ष में कितनी बार बदलती है? बताइए, मानसून पवनों की दिशा जो है वर्ष में कितनी बार बदलती है? तो 2 बार बदलती है। और कब बदलती है अगर पूछ ले तो ग्रीष्म काल में दक्षिण से और पश्चिम से पूरे भारत में, और जो सर्दी होती है, हमारा जो शीतकाल होता है उसमें उत्तर पूर्व से।
उत्तर पूर्व से भारत में ये हवाएं आती हैं, ये मानसून आता है, याद रखिएगा। तो पूछ ले अगर पवनों की दिशा जो है वर्ष में कितनी बार बदलती है, तो 2 बार। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 32। चक्रवात मुख्यतः किस महासागर में अत्यधिक उत्पन्न होते हैं? भारत के संदर्भ में पूछ रहा है ये कि चक्रवात मुख्यतः किस महासागर में अत्यधिक उत्पन्न होते हैं, बताइए। दोस्तों भारत के आस पड़ोस की अगर बात करें तो हिंद महासागर में, किसमें? हिंद महासागर में चक्रवात जो है वह मुख्यतः हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 33। एल नीनो का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है, बताइए। एल नीनो का प्रभाव, दोस्तों एल नीनो है क्या? एल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली एक गर्म जलधारा की घटना है जो वैश्विक मौसम को प्रभावित करती है, यानी कि जो हमारे मौसम है उनको प्रभावित करती है, यानी कि बाई चांस बारिश है तो ये जब एल नीनो जिन वर्षों में होगा उन वर्षों में बारिश कम होगी, मानसून वर्षा कम होगी, जिससे क्या है सूखे होने की संभावना बढ़ जाती है, सूखे होने की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। तो ये किसको प्रभाव डालती है, किस पर? तो मानसून वर्षा पर प्रभाव डालती है, याद रखिएगा। कहां पर होती है? प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा की घटना होती है, एल नीनो, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों अम्ल वर्षा जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों हवा में पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं जब, तो ये सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और इनका प्रभाव क्या पड़ता है? ये जब अम्ल वर्षा होती है तो हमारी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं जैसे कि ताजमहल हुआ या और भी जंगलों और जलीय जीवों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। दोस्तों ये जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें उनके लिए बहुत हानिकारक है, जंगलों जलीय जीवों के लिए भी ये बहुत हानिकारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 35। ओजोन क्षय का मुख्य कारण क्या है, बताइए। ओजोन क्षय यानी कि ओजोन परत हमारी जो है वह दिन ब दिन क्षय होती जा रही है, घटती जा रही है, बेकार होती जा रही है। इसका मुख्य कारण जो है वह क्या है? तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मुख्य कारण है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36। यदि पृथ्वी का अक्षांश 0 हो तो वह कौन सी रेखा है? दोस्तों पृथ्वी पर 0 अक्षांश रेखा कौन सी है आपसे पूछ रहा है, बताइए। 0 अक्षांश रेखा जो है वह कौन सी है? तो वह है भूमध्य रेखा, जो पूरी पृथ्वी को बीच से यानी कि मध्य से काटती है। वो कौन सी है? 0 अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37। समुद्री ज्वार मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होते हैं, बताइए। जो समुद्री ज्वार होते हैं यह मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होते हैं? सूर्य के कारण, चंद्रमा के कारण, पवन के कारण या भूकंप के कारण? दोस्तों होते तो सूर्य के कारण भी हैं, लेकिन चंद्रमा हमारे सबसे नजदीक है, इसलिए ये जो ज्वार का इस गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह सूर्य के मुकाबले 2 गुना लगता है चंद्रमा का, इसलिए चंद्रमा जो है मुख्य कारण है ज्वार का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। नदी द्वारा निर्मित वी आकार की घाटी किस अवस्था में बनती है, बताइए। दोस्तों प्रश्न आपसे देखिए कैसा घुमाकर पूछा है। जो नदी द्वारा निर्मित वी आकार की घाटी होती है वह किस अवस्था में बनती है? तो दोस्तों वह बनती है युवा अवस्था, और यहां पर युवा अवस्था का मतलब है स्टार्टिंग। नदी की जब स्टार्टिंग होती है तो क्या होता है, वह अपने वेग, जो नदी का वेग होता है स्टार्टिंग में वो बहुत तेज होता है, जिससे वह अपनी घाटी को गहरा करती है, और इसी के निर्माण में जो हमारा वी आकार की घाटी है उसका निर्माण होता है। तो याद रखिएगा युवा अवस्था का यहां मतलब है स्टार्टिंग से या शुरुआत से। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39। पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे अधिक तापमान किस परत में पाया जाता है, बताइए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है सबसे अधिक तापमान पाया जाता है आंतरिक कोर यानी कि इनर कोर में, और लगभग कितना होता है? तो 5000 सेल्सियस। कितना होता है? 5000 सेल्सियस पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 40। जैव मंडल में जीवन किस परत तक सीमित है, बताइए। जैव मंडल में जीवन जो है वह किस परत तक सीमित है? तो वह है क्षोभ मंडल का निचला भाग। जैव मंडल में जो क्षोभ मंडल का निचला भाग है वहीं पर जो रहने के लायक अपने वायुमंडल, अपने जो वातावरण है वह रहने लायक है क्षोभ मंडल के निचले भाग में। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तब क्या होगा, जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा, और ऊपर जाते चले जाएंगे तो क्या होगा, जो
तापमान है वह घटता चला जाएगा, वहां जीवन जो है वह संभव नहीं हो जाता है। जैसे कि जब एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन जब अपनी ऊंचाई पर होता है तो उसके अंदर तो मेंटेन करा जाता है ताप, लेकिन उसके बाहर का तापमान जानते हैं आप -20 डिग्री, लगभग -20 डिग्री तापमान हो जाता है। तो याद रखिएगा क्षोभमंडल का निचला भाग जो है वही रहने लायक है, वही जीवन जीने के लायक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 41। यदि किसी क्षेत्र में वार्षिक तापांतर अत्यधिक पाया जाता है तो वह क्षेत्र सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? ध्यान से सुनिए, यदि किसी क्षेत्र में वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर अत्यधिक पाया जाता है, मतलब गर्मी ज्यादा होती है, तो वह क्षेत्र सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है बताइए? तो वो दर्शाता है महाद्वीपीय जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु को दर्शाता है। समुद्र से दूर स्थित क्षेत्र जैसे महाद्वीप के आंतरिक भाग में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जहां गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में बहुत अधिक ठंड होती है। समुद्र का प्रभाव जो है, इसके विपरीत समुद्री जलवायु में पानी के प्रभाव के कारण तापमान लगभग समान रहता है और वार्षिक तापांतर जो है वह बहुत कम होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 42। पृथ्वी की सतह पर पवनों की दिशा को प्रभावित करने वाला कोरियोलिस बल मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होता है बताइए? किस कारण से उत्पन्न होता है कोरियोलिस बल? तो दोस्तों पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उसके कारण उत्पन्न होता है, जो हमारा कोरियोलिक बल होता है यह उत्पन्न होता है। जो कोरियोलिक बल है यह एक आभासी बल है जो पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने यानी कि घूर्णन करने का कारण उत्पन्न करता है। यह बल उत्तरी गोलार्ध में हवाओं और दाहिनी गोलार्ध में जो है दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। इस बल भूमध्य रेखा पर शून्य और ध्रुवों पर अधिक लगता है। ये जो भूमध्य रेखा होती है मैंने बोला बीच में, इस पर इसका बल जो है यह शून्य लगता है, 0 लगता है, और यहां पर अधिक लगता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 43। किसी नदी के डेल्टा क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, जो नदियां होती हैं वो अपने साथ खनिज, अच्छे अच्छे पदार्थ, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे खनिज, कंकड़, कड़, पत्थर, उर्वरा शक्ति, ये सब बहा कर लाती हैं, और जब समुद्र के पास समुद्र में मिलती हैं तो इनकी गति जो है बहुत धीमी हो जाती है। इसलिए वो यहां पर लगभग एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, और ये डेल्टा सबसे उपजाऊ होता है क्योंकि यहां पर ये जो लाई हुई मिट्टी, अपने साथ लाई हुई उपजाऊ मिट्टी जो है यहां पर जमा कर देती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र ये होता है, और यहां पर जो उर्वरा शक्ति होने का प्रमुख कारण है सूक्ष्म जलोढ़ निक्षेप, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 44। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने वाला मुख्य मानवीय कारण कौन सा है? दोस्तों मानवीय कारण पूछ रहा है आपसे, तो मानवीय कारण कौन सा है? तो वह है अतिचराई। मतलब जानवर जो होते हैं वो घास जो होती है उसको चरते हैं, और घास के साथ जो मिट्टी होती है ऊपर की वो क्या होती है? बह जाती है। वो अगर वर्षा होगी तो वो बह जाएगी, तो जो मरुस्थलीकरण है वो उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए जो मानवीयकरण का कारण अगर पूछ ले तो क्या है? अतिचराई। जानवर चराते हैं लोग, और घास के साथ साथ ऊपरी हिस्सा जो है मिट्टी का वो कट जाता है, हट जाता है, जिससे क्या होता है? मरुस्थल होने के कारण जो है वो बढ़ जाते हैं। मरुस्थलीकरण का एक छोटा सा कारण है, लेकिन कारण है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 45। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में मेंटल की प्रमुख विशेषता क्या है बताइए? मेंटल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह अर्धद्रव अवस्था में है। क्या है? अर्धद्रव अवस्था में। और इसी के जो इसका महत्व है, इसी के कारण जो है ये टेक्टोनिक प्लेट जो होती हैं ये गति करती हैं, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं उत्पन्न होती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 46। मानसूनी वर्षा के असमान वितरण का मुख्य कारण क्या माना जाता है बताइए? मानसूनी वर्षा के असमान वितरण का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो ये क्या माना जाता है? पर्वतीय अवरोध। क्या माना जाता है? पर्वतीय अवरोध। मानसूनी वर्षा के असमान वितरण, यानी कि देखिए क्या है, जब पर्वत होंगे, जो हवाएं हैं, पानी लेकर बादल जो आते हैं, ये पर्वत से टकराने के बाद यहां से टकराए इधर निकल गए, यहां से टकराए इधर निकल गए, तो मतलब असमान है, समान तरीके से नहीं बरसते हैं। इनमें टकराएंगे तो इधर आ जाएंगे कुछ पवने, कुछ बादल, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, तो असमान तरीके से बरसते हैं। तो इसका क्या है? पर्वतीय अवरोध है। जो मानसूनी वर्षा के असमान वितरण है, असमान मतलब एक समान हर जगह बारिश नहीं होती है, इसका मुख्य कारण है पर्वतीय अवरोध। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 47।
किसी क्षेत्र में जैव विविधता का उच्च स्तर सामान्यतः किस परिस्थिति में पाया जाता है? बताइए, जैव विविधता का उच्च स्तर सामान्यतः किस परिस्थिति में पाया जाता है? बताइए दोस्तों, यह पाया जाता है संतुलित तापमान एवं पर्याप्त वर्षा से। जो जैव विविधता का उच्च स्तर होगा वो कहां पर पाया जाता है, किसी क्षेत्र में क्यों पाया जाएगा? वहां पर जब संतुलित तापमान एवं पर्याप्त वर्षा होगी वहीं पर जैव विविधता का उच्च स्तर पाया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 48। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पर्वत निर्माण मुख्यतः किस कारण से होते हैं? बताइए, पर्वतों का निर्माण जो है वह किस कारण से होता है? तो वह होता है प्लेटों के टकराव से। मैंने अभी आपको बताया था जो हमारी धरती के नीचे प्लेटें हैं, जब ये आपस में टकराती हैं, ये आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, या तो यहाँ की जमीन ऊपर की तरफ उभर जाती है और या तो यहाँ की जमीन जो है नीचे की तरफ क्या है, धंस जाती है। तो ऊपर जब उठती है तो क्या होता है, पर्वत पठार बनते हैं। जब नीचे की तरफ धंसती है तो क्या, खाड़ी बनती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्लेटों के टकराव से होता है, ये पर्वत निर्माण जो है प्लेटों के टकराव से होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा का दीर्घकालीन प्रभाव क्या हो सकता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, पहली बात तो आप बताइए नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों नाइट्रोजन जो है 78.8% लगभग, और जो ऑक्सीजन है ये 20.95% करके कुछ है, इसकी मात्रा है इस समय। तो और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी बढ़ती मात्रा दीर्घकालीन प्रभाव क्या डालती है? तो वह डालती है वैश्विक ताप में वृद्धि। गर्मी, कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाएगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वैश्विक ताप में वृद्धि होगी। जो गर्मियां हैं वो बहुत अधिक होने लगेंगी। तो इस समय अगर गर्मी बढ़ रही है तो इसका कारण क्या है वो आप कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 50। नदी की वृद्धावस्था ओल्ड स्टेज में निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति अधिक विकसित होती है? बताइए दोस्तों, वी आकार की घाटी मैंने आपको बताया था क्यों होती है, इसके जब युवा अवस्था होती है तब ये वी आकार की घाटी बनती है। उस नई शुरुआत होती है, स्टेज नई होती है तो बहुत उसमें गति होती है, तो वो जो है ऐसे घुमा करके निकल जाती है। लेकिन इसी में जलप्रपात भी बनते हैं। जलप्रपात यानी कि झरना, जल प्रपात किसमें बनते हैं, वी आकार की घाटी यानी कि जो युवावस्था होती है उसमें, और वी आकार की घाटी भी युवावस्था में बनती है। लेकिन जो हमारी वृद्धावस्था में जब कोई नदी पहुंच जाती है तब उसमें विसर्प बनते हैं। विसर्प मतलब टेढ़े, जब उसमें इतनी गति नहीं होगी तो वो सीधे नहीं बह पाएगी, मिट्टी को काट के सीधे नहीं जा पाएगी, वो ऐसे टेढ़े रास्ते से अपनी जगह बनाएगी, टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकलने की कोशिश करेगी, उसमें गति नहीं होती है। गति होती तो वो सीधा काट के मिट्टी सीधा ऐसे निकलने की कोशिश करती। तो याद रखिएगा, ओल्ड स्टेज में कौन सी जो भू आकृति बनती है, विसर्प बनती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहीं पर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां तैयारी होती है यूपी होमगार्ड की और हम लोग अच्छे से तैयारी कराते हैं। और अगर आपको इसके पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो वो मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे जो चैनल के उसमें बायो में मिल जाएगा। तो वहां से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं पर आपको सारे पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।